फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। मैं उपेंद्र कश्यप अभी विवेकानंद मिशन स्कूल के परिसर में हूँ। आज मैं ऐसे व्यक्ति से बात करूँगा जो माननीय शिक्षाविद हैं, विवेकानंद ग्रुप ऑफ स्कूल के निदेशक हैं और कोरोना संक्रमण का दौर शुरू होने के साथ स्कूल बंद रहे। सर्वाधिक आर्थिक क्षति शिक्षा जगत को ही हुई है। शिक्षा जगत और कोरोना और सरकार के नियम निर्देश से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मैं इनसे बातचीत करूंगा। हम सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, चूँकि मैं तो दोनों डोज ले चुका हूं वैक्सीनेशन का, इसलिए मैं अपना मास्क हटा रहा हूं। लेकिन अगर आपने कभी अभी डोज नहीं लिया है और ले भी लिया है तो मास्क बिना आप न चलें, यह हमारी अपील है आपसे। बहरहाल विवेकानंद मिशन स्कूल परिसर में हम स्वागत करते हैं विवेकानंद ग्रुप ऑफ स्कूल के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह सर जी का। विवेकानंद मिशन स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर शंभू शरण सिंह सर जी से मैं आपको मिलवाता हूं। नमस्कार सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपने भी चूँकि टीका ले लिया है और हम एक दूरी बनाकर अपना काम करेंगे, तो अगर आपको आसानी हो तो आप निकाल भी सकते हैं मास्क। सर, सबसे पहले तो मेरा यह सवाल होगा आपसे कि मार्च 2020 से देश में जो कोरोना काल शुरू हुआ, शिक्षा जगत पर सबसे बड़ी मार पड़ी। लॉकडाउन के कारण तमाम शिक्षण संस्थान बंद हो गए। बीच में कुछ दिन खुले भी, तो फिर बाद में उसे वापस सरकार ने ले लिया और फिर से बंद कर दिया गया। लॉकडाउन में स्कूल बंद करने के अलावा भी कोई विकल्प आपको दिखते हैं क्या? और लॉकडाउन से क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्षति हो रही है शिक्षा जगत को, स्कूल को? देश में लाखों निजी विद्यालय हैं और निजी विद्यालयों की स्थिति बहुत बदतर होते जा रही है। निजी शिक्षक आज अपना पढ़ाने का पेशा छोड़कर कई दूसरे तरह की रोजी रोटी के जुगाड़ में काम कर रहे हैं। आपका सर इस पर क्या? एक्चुअली जब 2020 में कोरोना का प्रभाव देश झेलना शुरू किया, तो सबसे पहला जो लॉकडाउन का इफ़ेक्ट हुआ वो प्राइवेट स्कूलों पर हुआ, क्योंकि बाकी चीज़ों को तो धीरे धीरे अनलॉक के सीरीज में खोलने का क्रम चला। व्यापार व्यवसाय थोड़े थोड़े गतिशील हुए। लॉकडाउन में जो क्षति हुई उद्योग धंधों की, व्यापार व्यवसाय की, उसके लिए सरकार ने कई घोषणाएं भी की। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सेक्टर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और इसके साथ ही देश की अधिकांश बाल आबादी तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के काम में निरंतर संलग्न इन विद्यालयों के लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया जाना थोड़ा दुखद है। सरकार से मेरी गुजारिश होगी कि प्राइवेट स्कूल के कर्मियों के लिए, शिक्षकों के लिए भी कुछ प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। अब जहाँ तक शिक्षण संस्थान के गतिशील होने का सवाल है, विगत साल अक्टूबर महीने से उच्च कक्षाओं में थोड़ी थोड़ी गतिविधियां आरंभ हुई। लोगों के चेहरे पर रौनक लौटी, शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और मार्च आते आते पुनः जब यह खबर फैलने लगी कि कोरोना का प्रभाव पुनः देश में बढ़ने लगा है, तो फिर मायूसी के आगोश में सब कुछ
डूबता हुआ नज़र आया। और आज हालात यह है कि जिस प्रकार से ये शिक्षण संस्थान प्राइवेट स्कूल्स पिछले साल जो कुछ बचा बचाया रखा था, वह शिक्षकों को भी थोड़ा थोड़ा जीवन यापन भत्ते के रूप में ही सही देकर तो गुजारा करने भर का प्रबंध किया। लेकिन इस साल हालात ज़्यादा बदतर हैं। किसी स्कूल के पास साधन नहीं है, शिक्षक भी मायूस हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं। और इस विपन्नता की स्थिति में अब तक भी सरकार ने उनको बचाने की दिशा में कोई प्रावधान लेकर सामने नहीं आई है। सरकार से मेरी गुजारिश है पुनः एक बार आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार देश के निर्माण में, राज्य के निर्माण में, समाज के निर्माण में, सभ्यता के प्रगति में सचेत निरंतर संलग्न शिक्षकों के प्रति भी संवेदना का प्रदर्शन करे। और जिस प्रकार से दूसरे गतिविधियों के लिए मानधन योजनाएं देश में लागू हैं, किसान सम्मान योजना लागू है, उसी प्रकार से शिक्षकों के लिए भी शिक्षक सम्मान योजना लागू किए जाने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षक सम्मान निधि की आपने मांग की, अच्छी बात है, लेकिन देश में आज शिक्षकों का सम्मान पूर्व की अपेक्षा घटा है। और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो भारत में शिक्षकों का वेतन बहुत सम्मानजनक अभी भी नहीं माना जा रहा है। ऐसे में एक तरफ सरकारी शिक्षक हैं जिनको अच्छा वेतन मिल भी रहा है, जो वैश्विक लेवल पर नहीं है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिक्षकों का जो वेतन अभी है, खासकर मानदेय की स्थिति अगर हम देखें तो वैश्विक लेवल पर हम कहीं नहीं हैं। इसके बावजूद निजी विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी भी संख्या देश में लाखों की है और उनको सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता। लॉकडाउन के बाद अधिकतम विद्यालयों ने उनका मानदेय या वेतन देना बंद कर दिया है। ऐसे में उनकी आजीविका की चिंता निजी विद्यालय क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं? ये विद्यालयों के पास अपनी समस्याएं भी हैं। सीमित संसाधनों में विद्यालय काम करते हैं। उनका कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव, बिजली के बिल, भवन निर्माण के लिए अधिकांश विद्यालय हैं जो मेरी जानकारी में भी है, हम लोगों ने भी लिया हुआ है, बैंक से बड़ी राशि लोन लेकर भवन खड़ा करते हैं और धीरे धीरे उसकी भरपाई करते हैं। और यह सब कुछ उनको जो सीमित संसाधन जो बच्चों से शुल्क के रूप में प्राप्त होता है उसी में से करना होता है। और उसी में अपने शिक्षकों के लिए जो सरकार के नियम और प्रावधान हैं उसको मीट करते हुए हम सबको साथ लेकर चलने का एक प्रयास भी करते हैं। अब जब ये लॉकडाउन हो गया, जब विद्यालयों की बंदी हो गई, तो अभिभावकों के समक्ष भी समस्याएं थीं। लोगों की आमदनी कम हो गई, व्यापार व्यवसाय ठप पड़ गए। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे जुड़े हैं वो अधिकांश आबादी हमारे यहाँ किसानों की है, उस क्षेत्र से आते हैं। उस समय पर उनके फसल घर नहीं आए, समय पर फसल की बिक्री नहीं हुई, बिक्री हुई तो व्यापारी से पैसे समय पर नहीं मिले। ये सब कठिनाइयाँ उनके समक्ष भी रहीं। स्वाभाविकतया हमारे पास भी जो हमारा आय का साधन था, बच्चों के माध्यम से जो शुल्क की प्राप्ति होनी थी, वो उस संख्या में नहीं हुई। हम लोगों ने कुछ शुल्क माफ़ भी किए, इस दिशा में थोड़ी सदासहता दिखाने का प्रयास भी किया। बावजूद इसके अलग अलग पेरेंट्स अपने अपने स्तर से आवेदन लेकर भी आए। मेरी कुछ अलग मजबूरी है, माफ़ी के बावजूद भी हम इतना पैसा नहीं दे सकते, तो उनको भी हमने लाइए कितना आप दे सकते हैं उतना करिए, उतना करके माफ़ किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अगर ये मैं जोड़कर बताऊं तो जो हमारे यहाँ शुल्क से राशि आनी थी उसका 25-30% से ज़्यादा प्राप्त हुआ नहीं। और उसी में से हमको सारी व्यवस्था चलानी थी, बैंकों के कर्ज भी भुगतान करने थे, बसों के इंश्योरेंस, गाड़ियों के इंश्योरेंस, और शिक्षकों को भी हमको उनके चेहरे पर भी मुस्कान बिखेरने का प्रयास करना था, उससे हम चूक नहीं सकते थे। और अभिभावकों को भी हम निराश नहीं कर सकते थे, जो इतने सालों से सपनों को अपने संजुमन में संजोए हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी मजबूरियों को भी इस परिस्थिति में हमें समझना था। तो हमारे समक्ष यह विकट स्थिति थी। इस किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में जो भी हमसे संभव था, जो ही प्रबंधन से संभव था, और सारे लोगों ने किया है, पूरे बिहार भर में या देश भर में अधिकांश स्कूलों ने, 90% से अधिक स्कूल्स जहाँ मध्यम या लोअर आबादी के लोग जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों ने रियायतें दी लोगों को।
और नतीजतन शिक्षकों तक वो नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था। विद्यालयों को लेकर आम जनता में जो है कई तरह की नकारात्मक धारणाएं हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, बसें हैं, चला लेते हैं, और आज जब नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं विद्यालय, तो फिर फीस क्यों ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हजारों विद्यालयों ने विद्यालय संचालन में असमर्थता व्यक्त की। दर्जनों ऐसे स्कूल के बारे में सूचनाएं आई कि उन्होंने अपने बस बेच दिए, स्कूलें बंद कर दी गई, बिल्डिंगें बिक गई। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, यह स्थिति क्यों आई? और आपको अगर जानकारी हो कि सीबीएसई की क्या स्थिति है तो प्रकाश डालें ताकि जनता समझ सके कि स्कूलों की अपनी क्या मजबूरी है। सीबीएसई के अपने प्रावधान हैं। सीबीएसई एक ग्लोबल बोर्ड है, देश की प्रतिष्ठित शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है, और इसके अंदर में हजारों 30,000 से अधिक विद्यालय संबद्ध हैं। विदेशों में भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो सीबीएसई के अंतर्गत संचालित हैं, और सीबीएसई के अलावा भी और भी जो बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, आईसीएसई है, इन सब के माध्यम से अगर आप कल्पना करेंगे तो लाखों की संख्या में स्कूल्स जो समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना योगदान करते हैं। तो अब इस काल में हमारी यह अपेक्षा थी समाज से कि थोड़ा सदा सहता उनकी ओर से भी दिखाया जाना चाहिए था। बहुत ऐसे सक्षम लोग भी मुझे इस दाव में जैसे कस्बे में पता है कि लोग सक्षम हैं और दे सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने इस आपदा काल का थोड़ा बेजा फ़ायदा उठाने का प्रयास भी किया, और उन लोगों ने भी भुगतान करने से मनाही कर दी। हमने एक मीटिंग बुलाई थी अभिभावकों की, और उस अभिभावक के रूप में मुझे लगता है कि उपेंद्र कश्यप जी भी उसमें उपस्थित शायद थे, क्योंकि उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। तो उसमें आपको याद होगा कि हमने लोगों के बीच यह राय रखी अपनी कि जो सक्षम है उन्हें भुगतान करना चाहिए, और गरीबों तक विद्यालय की ओर से दिए जाने वाला लाभ पहुँचना चाहिए। लेकिन एक स्वर से लोगों ने कहा कि नहीं, जनरल माफ़ी की घोषणा कर दीजिए, और तब फिर मुझे ऐसा ही करना पड़ा, ऐसा ही मैंने किया। उसके बावजूद भी जो बहुत गरीब थे उनके लिए अलग से भी हमने अपने स्तर से भी प्रावधान किया और उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया। लेकिन यह सब कुछ करने के बाद नुकसान तो शिक्षकों का हो गया, नुकसान तो हमारे कर्मचारियों का हो गया, नुकसान विद्यालय का हो गया, और अभी पूरा प्रबंधन अभी चिंतित है कि अभी ये कोरोना काल कितना लंबा खींचेगा। उस काल में तमाम प्रबंध है, जो इतना बड़ा कैंपस है उसके रख रखाव का खर्च, लैब्स के मेंटेनेंस का खर्च, बिजली के बिल्स, बसों की इंश्योरेंस और ईएमआई, बैंक के ईएमआई कैसे दिए जाएंगे, यह चिंता का विषय। हम लोग निरंतर इस पर मनन कर रहे हैं कि आखिर क्या करना होगा। इसके लिए कोई अभी जरिया नहीं सोचता है, और ये लगभग सब तमाम प्रबंधकों के समक्ष यही स्थिति है। पूरे देश भर में यही स्थिति है, और हज़ारों की संख्या में विद्यालय बंद हो गए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मैनेजमेंट के, बड़े बड़े स्कूलों के मैनेजमेंट के लोग इस कोरोना काल में मौत के गाल में भी समा गए हैं। उनके प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और यह उम्मीद करते हैं कि यह कोरोना काल जिस प्रकार सरकार ने अभियान चला रखा है, पूरी दुनिया की शक्तियाँ एक साथ भारत के लिए खड़ी हो गई हैं, और उनके लिए राहत सामग्री, अस्पतालों के लिए सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। वैक्सीनेशन के जो कार्यक्रम है उसको भी गतिशील बनाने के लिए भारत में 2 निर्मित वैक्सीन के अलावे भी विदेशों से वैक्सीन का आना आरंभ हो गया है, और मुझे लगता है कि ये सरकार के इस सचेत प्रयास से शीघ्र ही हम इस कोरोना काल से मुक्त हो पाएंगे। धन्यवाद सर। अभी आपने विवेकानंद मिशन स्कूल के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह जी से बातचीत सुना कि सीबीएसई बोर्ड या विभिन्न बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों की क्या स्थिति है। जनता की सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। हम अपील करेंगे लोगों से कि आप तमाम पहलुओं को देखकर ही कोई कदम उठाएं। साथ आप सुन रहे थे बातचीत, मेरे साथ कैमरा के पीछे 2 और शख्स हैं, सुनील बॉबी और अभय कुमार, दोनों पेशे से पत्रकार हैं और ऊर्जावान हैं। उनके प्रयास से ही आप यह न्यूज़ एंड व्यूज़ सुन रहे हैं। धन्यवाद। व्यूज़ चौथा विचार बाकी फिर